नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो छात्रों, आइए आज हम चौथा जो कुछ पद्य है इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं और इसका नाम है छापा। और इसकी जो कुछ रचना की है ओम प्रकाश आदित्य ने। तो ओम प्रकाश आदित्य का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ और उनकी जो कुछ मृत्यु है 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। तो ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की जो कुछ वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद, शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के ये पारखी थे। और यह ओम प्रकाश आदित्य हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। तो इन्होंने प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। और ओम प्रकाश आदित्य द्वारा किया गया छापे का जो कुछ वर्णन है बहुत ही व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। दरअसल होता यह है कि आयकर विभाग के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने और उसे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहां सोना चांदी तो दूर रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए जरूरी अनाज भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करती। तो आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ा है तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब उन छापे वालों को देते हैं। तो आइए प्रत्यक्ष तौर पर शुरू करते हैं। छापा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। तो यहाँ कवि ओम प्रकाश आदित्य कहते हैं कि मेरे घर पर छापा पड़ा और यह कोई छापा छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। वे जैसे ही आए घर में घुस गए और बोले कि सोना कहाँ है, मतलब यह जो कुछ आभूषण जो कुछ है यह कहाँ है। तो लेखक ने कहा कि सोना तो मेरी आंखों में है, कई रात से मैं सोया नहीं हूँ। मतलब यहाँ कवि ने सोने इस धातु का जो कुछ प्रारूप है यह नींद में व्यक्त कर दिया
और वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मतलब स्वर्ण का जो कुछ अर्थ है, यहाँ कवि ओम प्रकाश आदित्य सुंदर अक्षर से जोड़ते हैं। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। मतलब सुवर्ण मैंने कहा बिखेरे हैं, अपनी कविता में ही बिखेरे हैं। मैं उन्हें कैसे दे सकता हूं, ऐसा कवि ओम प्रकाश आदित्य ने कहा। तो वे झुंझलाकर मतलब चिढ़कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मतलब जो भी कुछ आपने अनधिकृत रूप से जो कुछ अर्जित मतलब प्राप्त धन जो कुछ आपने लिया है वो हमें चाहिए। तो इस पर कवि मुस्कुराकर बोला, जो भी कुछ अर्थ है यह अर्थ मेरी नई कविताओं में है, आपको मिल जाए तो आप इसे ढूंढ सकते हैं। आगे वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्रा आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे कड़क कर बोले कि चांदी कहाँ है? मतलब चांदी धातु। इस पर कवि कहते कि चांदी तो मेरे बालों में आ रही है। मतलब चांदी का जो कुछ अर्थ है उन्होंने अपने सफ़ेद बालों पर व्यक्त कर दिया। वे उद्भ्रांत होकर बोले, हैरान होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? मतलब उनका पूछने का मकसद था कि रुपए कहाँ है। तो कवि ने इसका जो कुछ अर्थ है यह बता दिया कि यह जो कुछ नोट है परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा मैं तैयार। मतलब रुपयों के नोट का जो कुछ अर्थ है उन्होंने अपनी जो कुछ लिखी हुई नोट के आधार पर यह व्यक्त किया। इसीलिए वे गरज कर यानी कि चिढ़कर बोले, हमारा मतलब यह है कि आपकी मुद्रा से है, मतलब सिक्कों से है। तो यह कभी भी लरज कर मतलब काँप कर बोले, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख सकते हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। तो फिर ये छापा मारने वाले कुछ इस तरह से सोचने लगे। फिर वो शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में चले गए और रुई नोचने लगे, मतलब कपास कापूस जो कुछ था वो नोचने लगे। उन्हें ऐसा लगा होगा कि इसमें कुछ रुपए उन्होंने छिप कर रखे हुए होंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने टूटी अलमारी यानी कि कपाट वो भी खोला। इतना ही नहीं, रसोई की जो कुछ खाली पीपिया मतलब जो भी कुछ बड़े बड़े डिब्बे थे वे उन्होंने खोले, टटोले। इतना ही नहीं, गुल्लक तक उन्होंने देखा, मतलब मिट्टी का जो कुछ बर्तन है जिसमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, यह गुल्लक तक देख डाला। पर एक ही तत्व, कौन सी वास्तविक स्थिति कौन सी थी? सब खाली थे, उसमें कुछ भी नहीं था। कनस्तर मतलब जो भी कुछ डिब्बे थे, मटकों को ढूंढा, लेकिन सब मिला शून्य ब्रह्मांड, मतलब पूरा रिक्त संसार उन्हें मिला, कुछ भी हाथ नहीं लगा। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, मतलब यह अर्थ है बिखरा हुआ संसार, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। इन छापे वालों को कुछ भी आखिर हासिल नहीं हुआ और उनके भी सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले,
क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। रौद्र मतलब क्रोध की जगह पर उन्हें दया आई। क्रोध की जगह पर दया क्यों आई? क्योंकि पूरा जो कुछ मकान था उन्होंने टटोला, ढूंढा, जो भी कुछ कनस्तर थे, गुल्लक थी, पूरे के पूरे तौर पर उन्होंने ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। पूरा जो कुछ प्रारूप था वो उन्हें खाली ही मिला। इसलिए क्रोध की जगह पर उनके मन में दया आई और वे बोले कि क्षमा कीजिए, हमने बहुत सारी कुछ छानबीन की, तलाश ली, लेकिन हमें कुछ भी आपके घर में हासिल नहीं हुआ। दरअसल हुआ यह कि हमें किसी ने गलत सूचना दी थी, इसीलिए हम आपके यहाँ आए। और वे मन ही मन पछताने लगे और सिर झुकाकर परेशान होकर जब वे छापा मारने वाले वापिस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। तो इस तौर पर यहाँ कवि ओम प्रकाश आदित्य ने कहा कि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जा सकते थे, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे देखकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं वे आप ले जा सकते थे, उन्हें आप निकलवा लेते। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। और इस तरह से कवि कहते कि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप इसे ले जा सकते थे, मेरे घर में कुछ भी धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे रहते तो उन्हें आप निकलवा लेते। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, आपका यह अधिकार भी है। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त मतलब लकड़ी का जो कुछ बाक है यह तो डलवा दीजिए, डाल दीजिए। और ऐसा जो कुछ हास्य व्यंग्यात्मक जो कुछ प्रारूप है यह उन्होंने साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के जरिए व्यंग्योक्ति में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि छापा यह जो कुछ पद्य है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।